ठीक। सबों को जोहार। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 34 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से झारखंड वित्त नियमावली की कंडिका 235 को शिथिल कर झारखंड वित्त नियमावली 245 के तहत मनोनयन के आधार पर राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कोलकाता को क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र रांची की मरम्मती करने हेतु कुल 28,69,856 रुपये अग्रिम के रूप में दिए जाने की स्वीकृति के संबंध में। दूसरा प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग से राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों संस्थानों में नीट पीजी एग्जामिनेशन द्वारा चयनित उम्मीदवारों का स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान एवं पीजी एमडीएस में नामांकन हेतु पात्रता निर्धारण के संबंध में। इसके तहत पूर्व में ये बाध्यता थी कि जिन छात्रों ने झारखंड राज्य से ही अवस्थित जो चिकित्सा महाविद्यालय संस्थान हैं वहाँ से इन्होंने पढ़ाई की है, सिर्फ उन्हीं की पात्रता थी। लेकिन वर्तमान में झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी एवं राज्य सरकार में सेवारत चिकित्सक भले ही वे राज्य के बाहर के चिकित्सा महाविद्यालय संस्थान से एमबीबीएस बीडीएस की परीक्षा उत्तीर्ण हो, वो राज्य कोटा के पीजी सीटों पर नामांकन के पात्र होंगे। तीसरा प्रस्ताव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से धनबाद जिलांतर्गत बलियारपुर अंचल में कुल 4.8 एकड़ भूमि कुल देय राशि 10,44,55,994 रुपये की अदायगी पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को विशेष रेलवे लाइन परियोजना निर्माण हेतु सशुल्क स्थायी भू हस्तांतरण करने के संबंध में। चौथा प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस के दोनों वाहिनियों का कार्यकाल दिनांक 1/10/22 से 31/5/2027 तक विस्तारित करने के संबंध में। 5 साल के लिए 1/10/2022 से 31/5/2027। पांचवा प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से राजकीय पॉलिटेक्निक आदित्यपुर के नए भवन निर्माण कार्य से संबंधित प्राक्कृत राशि रुपये 27,63,91,300 मात्र की योजना की स्वीकृति के संबंध में। कुल राशि 27,63,91,300। यह राजकीय पॉलिटेक्निक आदित्यपुर। छठा प्रस्ताव भी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के अंतर्गत नवस्थापित डिग्री एवं महिला महाविद्यालयों में प्राचार्य सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति के संबंध में। इसमें जो महाविद्यालय शामिल हैं महिला महाविद्यालय मधुपुर, महिला महाविद्यालय सारठ, डिग्री महाविद्यालय बरहेट, डिग्री महाविद्यालय लिट्टीपाड़ा, डिग्री महाविद्यालय महेशपुर, डिग्री महाविद्यालय जामा, डिग्री महाविद्यालय जरमुंडी, 8वां है बोरियो, शिकारीपाड़ा, नाला और डिग्री महाविद्यालय महगामा। सातवां प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से बीआईटी सिंदरी के परिसर में
3 छात्रावास एवं अन्य निर्माण कार्य से संबंधित प्राक्कृत राशि 89 करोड़ 3,23,400 मात्र के योजना की स्वीकृति के संबंध में। स्पष्ट है राशि। 8वां प्रस्ताव विधि विभाग से झारखंड उच्च न्यायालय रांची में उनके प्रशासनिक स्थापना के सुचारू संचालन हेतु 87 राजपत्रित अराजपत्रित पदों के सृजन के संबंध में। 9वां प्रस्ताव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से केंद्र प्रायोजित योजना जल जीवन मिशन के तहत राज्यांतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बहुग्रामीण एवं एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना के माध्यम से हर घर नल के माध्यम से जल उपलब्ध कराने हेतु योजना अवधि वर्ष 2024 तक लगभग ये है 28,000 करोड़ में राज्यांश की समानुपातिक राशि लगभग 16,012 करोड़ मात्र की योजना की सैद्धांतिक सहमति की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। 10वां प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग से ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत रांची जिलांतर्गत कांके रोड स्थित कृषि निदेशालय के उत्तरी छोर पर पलाश मार्ट का निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत 4,40,15,400 मात्र पर घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। पलाश मार्ट, इसका निर्माण होगा कांके रोड स्थित कृषि निदेशालय के उत्तरी छोर पर। 11वां प्रस्ताव वित्त विभाग से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित RIDF 28 के तहत 14 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के निमित्त नाबार्ड से 987 करोड़ 66,38,000 रुपए मात्र के ऋण राशि का आहरण करने तथा 20% मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति। 12वां प्रस्ताव वित्त विभाग से राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान छठा केंद्रीय वेतनमान में दिनांक 1/7/22 के प्रभाव से महंगाई भत्तों की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। महंगाई भत्ते की दर को 203% से बढ़ाकर 212% के रूप में स्वीकृत किया गया। हाँ, ये छठा वाला है। राज्य सरकार के पेंशनधारियों पारिवारिक पेंशन भोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान, यह भी छठा केंद्रीय वेतनमान के अंतर्गत दिनांक 1/7/22 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। 14वां प्रस्ताव राजस्व वित्त विभाग से राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान पंचम वेतनमान में दिनांक 1/7/22 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। ये 396% कर दी गई है। पहले 381% था, उसकी अभिवृद्धि करते हुए 396% स्वीकृत किया गया। 15वां प्रस्ताव वित्त विभाग से जल संसाधन विभाग द्वारा RIDF 28 के तहत सिकटिया वृहद सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन हेतु नाबार्ड से 451 करोड़ 61,01,000 रुपए मात्र के ऋण आहरण करने तथा कुल स्वीकृत ऋण राशि का 20% अर्थात 90 करोड़ 32,20,200 रुपए मात्र मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति।
16वां प्रस्ताव श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग से वाम उग्रवाद प्रभावित LWE जिलों में युवाओं के कौशल विकास के योजनांतर्गत झारखंड राज्य के वाम उग्रवाद प्रभावित 16 जिलों में अवस्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की प्रथम स्थापना हेतु 16 राजपत्रित, 304 अराजपत्रित एवं 176 बाह्य स्रोत पदों यानी कुल 496 पदों के सृजन किए जाने के संबंध में। सत्रहवां प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग से केंद्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 अमृत 2.0 मिशन अंतर्गत 56,281 लाख रुपए की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त रामगढ़ शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 18वां प्रस्ताव नगर विकास विभाग से केंद्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 अंतर्गत 112 करोड़ 29 लाख 82 हजार रुपए की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त सिमडेगा शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 4 बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी नई योजनाएं हैं जिनका विधिवत लॉन्च शुरुआत 15 नवंबर को माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा स्वयं किया जाएगा। इन योजनाओं का मैं नाम पढ़ दे रही हूं और अंत में जो विभागीय सचिव हैं इन योजनाओं के बारे में, नई योजनाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। श्रम विभाग की योजना मुख्यमंत्री सारथी योजना अंतर्गत झारखंड राज्य के युवाओं को प्रखंड स्तर तक रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु योजना की स्वीकृति के संबंध में। 20वां प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से झारखंड राज्य के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, जनसंचार, मास कम्युनिकेशन, फैशन डिजाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICWA से संबंधित प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति। ये उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की योजना है जी। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना प्रस्ताव संख्या 21, ये भी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की योजना है। झारखंड राज्य के विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग, केंद्रीय झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और विभिन्न भर्ती एजेंसियां जैसे बैंकिंग, रेलवे भर्ती बोर्ड आदि के द्वारा वर्ग A, B और C में भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने के उद्देश्य से निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रदान करने हेतु एकलव्य प्रशिक्षण योजना की स्वीकृति। और 22वां प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से झारखंड राज्य में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लागू करने के संबंध में। तो इन चारों योजनाओं के बारे में विस्तार से अंत में बताया जाएगा। तेईसवां प्रस्ताव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से देवघर जिलांतर्गत पालाजोरी अंचल के मौजा खुन में अंतर्निहित कुल रकबा 33.44 एकड़ भूमि कुल लागत 14 करोड़ 16 लाख 66 हजार 888 रुपए मात्र की अदायगी पर SP माइंस चित्रा कोलियरी के विस्तारीकरण हेतु ECL चित्रा के साथ
30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने तथा प्रस्तावित गोचर भूमि के प्रतिपूर्ति हेतु देवघर जिलांतर्गत अंचल पालो जोरी के मौजा मुर्गाबनी में कुल 28.23 एकड़ गोचर अधिसूचित करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 24 पथ निर्माण विभाग से दुमका जिलांतर्गत रानी घगर गोविंदपुर साहिबगंज पथ पर झगड़ाही गोबस मोड़ शिकारपुर पथ पर कुल लंबाई 15.36 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण, पुनर्निर्माण कार्य हेतु कुल 56,78,43,100 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 25 योजना एवं विकास विभाग से झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 एवं फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट एंड मिड टर्म फिस्कल प्लान फॉर द ईयर 2023-24 तैयार करने हेतु मनोनयन के आधार पर डॉक्टर हरीश्वर दयाल, एसोसिएट प्रोफेसर सह हेड ऑफ डिपार्टमेंट अर्थशास्त्र विभाग, सेंट जेवियर्स कॉलेज एवं उनकी टीम को मनोनयन के आधार पर 15,45,000 रुपये मात्र के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 26 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से वर्ष 2022 में मॉनसून का आगमन विलंब से होने के फलस्वरूप फसल आच्छादन में कमी होने के कारण झारखंड राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने संबंधी निर्गत अधिसूचना की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। 226। प्रस्ताव संख्या 27 खान एवं भूतत्व विभाग से मंत्री परिषद की बैठक 30/3/2022 के मत संख्या 12 के तहत पलामू जिला के पंडवा अंचल अंतर्गत लोहारी कोल ब्लॉक के कुल 405 हेक्टेयर में से 126 हेक्टेयर गैर वन भूमि क्षेत्र पर मेसर्स अरण्य माइंस प्राधिकार लिमिटेड के पक्ष में स्वीकृत शर्तों एवं बंधेजों में आवश्यक संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 28 कार्मिक विभाग से श्री हरिवंश पंडित झारखंड प्रशासनिक सेवा अनुमंडल पदाधिकारी पाकुड़ को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में द्वारा पारित आदेश के आलोक में दिनांक 3/9/2015 के भूतलक्षी प्रभाव से अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में वित्तीय लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 29 भी कार्मिक विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायाधीश एवं सदस्य राजस्व परिषद की अध्यक्षता में संपन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा के आलोक में श्रीमती अलका कुमारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हजारीबाग को दिनांक 6/7/2015 के भूतलक्षी प्रभाव से मूल कोटि से अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में वित्तीय लाभ सहित सशर्त प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 30 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल जमशेदपुर अंतर्गत construction of high level bridge over Swarnrekha river in Sakchi to Mango road, including construction of elevated approaches towards Mango and Azad Basti, including proposal for land acquisition, utility shifting and R&R etc. इस योजना में कुल लंबाई है 3.5 किलोमीटर और इसके लिए स्वीकृत राशि 461,02,500।
प्रस्ताव संख्या 31 पथ निर्माण विभाग से साहिबगंज जिलांतर्गत कीताझोर भोगनाडीह लखीपुर पथ, पहाड़पुर तलबरिया गोविंदपुर दुमका बरहेट साहिबगंज एडीबी पथ पर कुल लंबाई 10.1 किलोमीटर को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य हेतु 40 करोड़ 31 लाख 15,600 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 32 पथ निर्माण विभाग से पूर्वी सिंहभूम जिलांतर्गत भागाबंधी से उड़ीसा बॉर्डर तक पथ कुल लंबाई 9.63 किलोमीटर को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु कुल 60 करोड़ 59 लाख 77,700 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 33 पथ निर्माण विभाग से साहिबगंज जिलांतर्गत बंझी बाजार दुर्गा मंदिर गोविंदपुर दुमका साहिबगंज पथ पर मंडवा कारी कांदर चरखी दालदली कारासोल महाराजपुर शर्मापुर पथ पर पथ की कुल लंबाई 9 किलोमीटर को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए कुल राशि 48 करोड़ 31 लाख 98,900 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 34 पथ निर्माण विभाग से देवघर जिलांतर्गत नोनियाद धमनी कुसमाहा पथ पर से पंदनिया मोड़ भाया मार्गोमुंडा गिरियाजोरी सिमरगादा पथ एवं मार्गोमुंडा लिंक पथ कुल लंबाई 11.05 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु कुल राशि 41 करोड़ 89 लाख 22,800 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 19 जो मुख्यमंत्री सारथी योजना है उसके बारे में श्रम विभाग के सचिव श्री प्रवीण टोप्पो विस्तार से बताएंगे। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री सारथी योजना को अनुमोदन किया गया। ये जो झारखंड स्किल मिशन है उसके द्वारा संचालित की जाएगी ये योजना। अभी तक स्किल मिशन के द्वारा जो योजनाएं संचालित की जाती थी वो मुख्यतः 3 थी। सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय मेगा सेंटर्स जिसमें कि रेजिडेंशियल ट्रेनिंग दिए जाते थे, और एक एक्सेल प्रोग्राम था जो कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ किया जाता था। ये हमारे जो स्किलिंग सेंटर्स थे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक ही सीमित थे। तो अब इस योजना के द्वारा पहली बार हम लोग ब्लॉक्स तक लोगों को स्किलिंग करने के लिए जाएंगे। और इसमें जो हम लोगों ने मेन ऑब्स्टिकल्स था वो था कि ब्लॉक लेवल पे बिल्डिंग्स जो होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं स्किलिंग सेंटर्स के लिए। तो इस योजना में सरकार ने अलाउ किया है कि जो खाली पड़े सरकारी बिल्डिंग्स हैं या वैसे बिल्डिंग्स जो जिनका स्पेयर टाइम में जैसे स्कूल्स हैं उनको ऑफ टाइम में यूज़ किया जा सके, तो उसकी अनुमति दी गई है। और उसके लिए ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं उनको एक फ़ी निर्धारित फ़ी पेमेंट का काटा जाएगा उनके ट्रेनिंग फ़ी से। ये है। और जो ब्लॉक लेवल की ट्रेनिंग्स हैं उसमें हमारे जो NSQF है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, उसके तहत जो लेवल 1, 2 और 3 के ट्रेनिंग्स हैं उस तरह की स्किलिंग दी जाएंगी, जैसे कि कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियंस, सुइंग मशीन ऑपरेटर्स, इस तरह के। तो काफ़ी कोर्सेस हैं जो कि उसमें दिए जाएंगे। इसमें 2 मेजर कंपोनेंट्स को जोड़ा गया है। जितने भी नॉन रेजिडेंशियल स्किलिंग प्रोग्राम्स हैं उनमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,000 पर कैंडिडेट दिया जाएगा। यह अलाउंस जो आवासीय स्किलिंग प्रोग्राम्स है उसके लिए नहीं रहेगा, गैर आवासीय स्किलिंग प्रोग्राम्स के लिए है। और दूसरा जो मेजर कंपोनेंट है वो है रोजगार प्रोत्साहन भत्ता। हमारे जितने भी लोग स्किलिंग करेंगे
और अगर 3 महीने तक उन्हें रोज़गार नहीं मिल पाया तो वैसे लोगों को रोज़गार मिलने तक अथवा 1 साल तक सरकार प्रति माह लड़कों को 1,000 रुपया प्रति माह 1 साल तक और लड़कियों को या दिव्यांगों को 1,500 रुपये प्रति माह 1 साल तक प्रोवाइड करेगी, या जब तक उनका रोज़गार मिल जाता है, जो भी पहले हो वो देगी। तो ये मेन कंपोनेंट्स हैं मुख्यमंत्री सारथी योजना के। 3 स्कीम्स के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहली स्कीम है मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, दूसरी स्कीम है एकलव्य प्रशिक्षण योजना और तीसरी है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। तीनों एक तरह से जुड़ी हुई हैं। बेसिकली सारी योजनाओं का उद्देश्य है कि जो 10वीं पास बच्चे हैं झारखंड में और आर्थिक समस्याओं के कारण अच्छे इंस्टीट्यूशन में के लिए तैयारी नहीं कर पाते हैं, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह का फ़ीस नहीं पे कर पाते और अच्छी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और फिर यदि एडमिशन हो गया अच्छे इंस्टीट्यूशन में तो उसके लिए जो फ़ीस होती है वो पे नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद में यदि हायर एजुकेशन मिलने के बाद भी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करने के लिए जिससे जॉब मिलता है उसके लिए भी आजकल कोचिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए भी आर्थिक जो समस्याएं होती हैं, ये इनकी समस्याओं को देखते हुए तीनों स्कीम को ड्राफ्ट किया गया है और आज जिसकी मंत्रिपरिषद में स्वीकृति प्रदान की गई है। तो पहली योजना है मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इसमें जो 10वीं पास बच्चे हैं झारखंड के, उनको जो नेशनल रिप्यूट कोचिंग संस्थान है देश के, वहाँ पर जो झारखंड में अवस्थित है, उन संस्थानों में कोचिंग के लिए जो निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई है इस योजना के तहत में। इसमें कोचिंग की सुविधा के साथ साथ में उनके रहने के लिए भी 2500 रुपये प्रतिमाह की एक छात्रवृत्ति का भी इसमें 2500 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति का भी इसमें रखा गया है, कंपोनेंट रखा गया, ताकि वो यहाँ पर कोचिंग में प्रशिक्षण के साथ साथ कोचिंग संस्थानों में अध्ययन के साथ साथ अपने रहने का और भी जो उसकी सहयोग है वो उसको इस स्कीम के तहत में दिया जा सके। इसमें यही है कि इसमें किसी तरह का इसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट रखा गया है एलिजिबिलिटी कंडीशन में कि जो उसकी पेरेंट्स इनकम टैक्स की क्राइटेरिया में नहीं आने चाहिए, यही एक कंडीशन इसमें रखी गई है। दूसरा, इसके तहत अभी हम लोगों ने लक्ष्य रखा है प्रारंभिक तौर पर 8,000 बच्चों को एक साल में इसके तहत कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क सुविधा देने का प्रावधान रखा गया है मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत में। दूसरी योजना है हाँ, इसमें कि एक इसका पैनल तैयार किया जाएगा अलग अलग, जैसे इंजीनियरिंग के लिए हो गया, मेडिकल के लिए हो गया, क्लैट लॉ के लिए हो गया, चौथा है मास कम्युनिकेशन, पांचवा है फैशन डिज़ाइनिंग, छठा है होटल मैनेजमेंट और सातवां है चार्टर्ड अकाउंटेंट और ICWA। ये मंत्रिपरिषद से द्वारा होगा इसकी स्वीकृति, तुम्हारे संस्थानों की जो स्वीकृति है। जी, ये 7 तरह के कंपोनेंट रखे गए हैं। इसका जो चयन किया जाएगा बाद में वो एक पारदर्शी तरीके से उसके लिए विस्तृत गाइडलाइंस बाद में तैयार की जाएगी और बाद में फिर से इसका जो इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट होंगे उनका कैबिनेट से अप्रूवल लिया जाएगा। ये एक उसका प्रावधान रखा गया है। अभी इसके तहत में प्रारंभिक तौर पर 8,000 बच्चों को टारगेट किया गया है, जिसकी ये योजना अगले वित्तीय वर्ष से प्रारंभ होगी। +2 अपना करेगा जिस कॉलेज से करता है। ये कि जैसे आजकल जो इंजीनियरिंग की तैयारी होती है 2 साल पहले करनी पड़ती है। 12वीं के बाद लोग इंजीनियरिंग या क्लैट में या मेडिकल की एग्ज़ाम देते हैं, तो उसकी तैयारी के लिए वो 12th अपना जो भी स्कूल से जो प्रावधान होगा उसके तहत में करेगा। इस कोचिंग में एडमिशन के लिए 10वीं पास चाहिए होगा। कोचिंग संस्थानों में एडमिशन का 2 साल का होता है, कोचिंग प्रोग्राम्स होता है। तो आजकल जो तैयारियाँ होती हैं 1 से 2 साल की होती है, तो उसकी फ्रीडम है वो कब लेना चाहता है। वो 12वीं अपना कहीं से भी कर सकता है, उसका है। उसके हिसाब से कोचिंग संस्थानों में जाने के लिए, जैसे यहाँ पे बच्चे फिटजी जाते हैं, एलन जाते हैं, ब्रदर्स एकेडमी जाते हैं, तो इन सब जो स्कूल करने के बाद में वो जाते हैं, तो उसमें जो फीस लगेगी वो इसके तहत योजना के तहत प्रोवाइड की जाएगी। 10वीं से स्टार्ट हो जाएगा, 12वीं के साथ साथ कोचिंग की तैयारी करता है। 8,000 बच्चों का एक एंट्रेंस लिया जाएगा एग्जामिनेशन। जो लोग इच्छुक होंगे फ्री इसमें इस योजना के तहत का लाभ लेना चाहते हैं, उनका एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया जाएगा और प्रवेश परीक्षा के थ्रू उनका सिलेक्शन किया जाएगा और उनको ये दिया जाएगा ऑप्शन कि किस कोचिंग जो पैनल में हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कोचिंग संस्थान है, किस कोचिंग संस्थान से वो कोचिंग करना चाहते हैं, उसमें उनका विकल्प दिया जाएगा और मेरिट के आधार पर उनका कोचिंग संस्थान का और प्लेस का सिलेक्शन किया जाएगा। और इसमें
जो 8,000 बच्चों में इसमें जो झारखंड की आरक्षण पॉलिसी है उसका भी प्रावधान को फॉलो किया जाएगा। दूसरी योजना है एकलव्य प्रशिक्षण योजना। इसके तहत में है कि जो लोग जॉब के लिए अभी प्रारंभिक तौर पर हमने रखी गई हैं 5 कैटेगरी रखी हुई हैं। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती हैं, सिविल सेवा सर्विसेज होती हैं। दूसरा है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। तीसरा है बैंक पीओ और बैंक क्लर्क। चौथा है रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाएं। और पांचवा है कर्मचारी चयन आयोग की जो परीक्षाएं होती हैं। ये 5 कंपोनेंट में जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, सेम पैटर्न में जो मैंने मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना बताई, उसी तरह एकलव्य प्रशिक्षण योजनाओं में भी पैनल तैयार किया जाएगा एक राज्य समिति द्वारा, और उसके बाद में उसको कैबिनेट से अप्रूवल लेने के बाद में, और सेम पैटर्न में उनका भी एडमिशन टेस्ट लिया जाएगा। और जो पहले प्रावधान रखे गए थे सेम प्रावधान इसमें भी एप्लीकेबल होंगे, लेकिन ये जॉब ओरिएंटेड कोचिंग होगा। जो 2500 रुपये इसमें ही मिलेगा। इसमें रखा गया, हम लोग टारगेट रखा है 27,000 का टारगेट रखा होगा जी। तीसरी योजना है जो इन दोनों के बीच की कड़ी है, वो है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। जब बच्चे का एडमिशन हो गया हायर इंस्टीट्यूशंस में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, और उसकी जो फीस देने की प्रॉब्लम होती है या रहने की जो कॉस्ट होती है, उसमें जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये बैंक के माध्यम से स्कीम है जिसमें क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा हर बच्चे को। और इसमें मैक्सिमम लिमिट है 15 लाख रुपए की लिमिट रखी गई है कि 4 साल का जो प्रोग्राम होगा, जो 3 साल का, जो भी हर एक अलग कोर्स का अलग अलग तरह का पाठ्यक्रम का प्रोग्राम होता है, बट इसमें जो प्रावधान रखा गया है कि इस योजना के तहत में मैक्सिमम 15 लाख रुपए का क्रेडिट दिया जाएगा इसमें। और ये एक बार में रिलीज नहीं किया जाएगा, जो इंस्टीट्यूशन की फीस होगी और उसकी फीस के मुताबिक उसको उतनी राशि को रिलीज किया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम ओवरऑल पूरे कोर्स के ड्यूरेशन के दौरान सिर्फ 15 लाख रुपए मैक्सिमम होगा। इस 15 लाख में 30% मैक्सिमम 30% वो नॉन इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंसेस में खर्च कर सकता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंसेस मतलब रहने में, खाने में, बुक्स परचेज करने में, लैपटॉप या जो भी अन्य सामग्रियां होती हैं अध्ययन के लिए रिक्वायरमेंट होती है, उसको पूरा करने के लिए पूरा कर सकेगा। तो जो ये 30% जो मैक्सिमम कंपोनेंट बोला है, ये स्टूडेंट को जाएगा, और बाकी सारा जो पैसा फीस होगी वो इंस्टीट्यूशन को जाएगा। सर, ये 15 लाख जो लोन होगा, ये कब तक चुकाना होगा? बताओ। ये स्टूडेंट को 4% की दर पे दिया जाएगा, और इसको चुकाने का समय रखा गया है 15 साल, और इसका जो EMI स्टार्ट होगा वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद 1 साल का मॉरेटोरियम दिया गया है, उसके बाद से उसकी EMI स्टार्ट होगी। कोर्स समाप्त होने के बाद की जॉब लगने के बाद? कोर्स समाप्त होने के बाद में, कोर्स समाप्त होने के बाद 1 साल का उसको दिया गया है मॉरेटोरियम, उसके बाद से उसका EMI स्टार्ट हो जाएगा। एक बार इसमें रखा गया है स्टूडेंट के सिलेक्शन के लिए 3 क्राइटेरिया रखा गया है, या ओवरऑल जो NIRF की रैंकिंग होती है इंस्टीट्यूशन में सिलेक्शन, उनकी 200 तक के अंदर में होना चाहिए, या डोमेन में लाइक इंजीनियरिंग में या डेंटल में या मेडिकल में या लॉ के अंदर में पर्टिकुलर डोमेन में उसकी रैंकिंग 100 के अंदर होनी चाहिए, या NAT का जो होता है ग्रेडिंग, उसमें A की श्रेणी में या उससे ऊपर की श्रेणी में होगा, तो उस तरह के इंस्टीट्यूशन में ही इसका लाभ दिया जाएगा। इसमें है कि जो संस्थानों का चयन होगा उसका ओवरऑल जो रैंकिंग होती है, यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की ओवरऑल जो रैंकिंग होती है, जो NIRF निकालता है, उसके NIRF, तो इसके तहत में ओवरऑल 200 तक का रैंक में जो आएगा ऐसे इंस्टीट्यूशन होंगे। अथवा यदि डोमेन स्पेसिफिक लाइक इंजीनियरिंग की अलग रैंकिंग होती है, मेडिसिन की अलग रैंकिंग होती है, उसके तहत में भी NIRF की रैंकिंग होती है, उसके तहत में 100 के अंदर होगा। अथवा NAT की ग्रेडिंग होती है, NAT की ग्रेडिंग में A और B, C भी आता है, लेकिन इसमें A या A+ होगा। इस तरह के संस्थानों का चयन किया जाएगा। तीनों अथवा में और में है, एक साथ मिला के नहीं है। तो इस तरह का एक क्राइटेरिया रखा गया है। और इसमें इनकम क्राइटेरिया नहीं है। इसमें जो राज्य सरकार, बैंक और स्टूडेंट के बीच में एक एग्रीमेंट किया जाएगा, जो 4% का देना होगा, जो बच्चों को क्रेडिट कार्ड मिल रहा है उसको पे करना, उसके हिसाब से देना पड़ेगा। बाकी जो बैंक का लेंडिंग रेट है और जो 4% का जो स्टूडेंट को पे करना है, उसके बीच का जो गैप है 6 to 7% के आसपास आएगा, वो सरकार सब्सिडी इंटरवेंशन के रूप में देगी। और इसमें सरकार को गारंटी देना होगा कि यदि बैंक अपने नॉर्म्स के अनुसार उसका रिकवरी करेगा, इन केस बैंक रिकवरी नहीं कर पाता है, तो उस केस में राज्य सरकार को उसका भार लेना पड़ेगा।